अब सोचते होंगे कि आखिर इस बंदे को क्या पड़ी हुई है कि हर दूसरे दिन आटे का किस्सा लेकर बैठ जाता है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि मैं रोजाना शहर में और नवाही इलाकों में आटे के ट्रक के पास मजबूर ख्वातीन व हजरात को सुबह सख्त सर्दी में एक लंबी कतार में खड़ा देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके दरमियान कहीं में भी खड़ा हूं। मेरी टांगें शल हो चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरे लिए मजीद खड़ा रहना मुमकिन नहीं, मगर मेरे घर में रोटी के मुंतजिर बच्चे इस सस्ते थैले की आस में दरवाजे की राह देख रहे हैं, जहां से मैं घर में दाखिल होऊंगा तो उन्हें रोटी नसीब होगी। दूसरी तरफ ये आलम है कि एक एक खानदान के 6-7 बंदे कतार में लगे हुए हैं और 650 रुपए में सरकारी रेट पर खरीद करदा 10 किलो आटे का थैला तन्नूर पर होटल में बीच कर फी थैला 600-700 रुपए के हिसाब से रोजाना की 4-5 हजार रुपए की दिहाड़ी लगा रहे। तन्नूर वाला ये सस्ता सरकारी आटा खरीद कर 15 रुपए की रोटी फरोख्त करके रोजाना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। टर्किंग पॉइंट वाला इस एक खानदान को 6-7 थैले फराहम करने के एवज 1200 रुपए बना रहा है। फिलहाल मुल्तान में सियासी खड़पिंचों और सरकारी अफसरों के खांचे किसी हद तक बंद हो चुके हैं, मगर मजमूई बदनीयती निचली सतह तक सरायत हो जाने वाली बेईमानी और लालच ने मामलात को इस तरह सीधा नहीं होने दिया। लाहौर में बैठे हुए महकमाए खुराक के एक अफसर ने इस सिलसिले में जितनी काविशें करते हुए सियासी दबाव बर्दाश्त करके मामलात को सीधा करने की कोशिश की है, नताइज इससे बेहतर आने चाहिए थे, मगर हमारा कौमी मिजाज ही बिगड़ चुका है और अल्लाह मुझे बदगुमानी पर मुआफ करे। मुझे इसमें किसी किस्म की बेहतरी के इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे। ये कतारें देखकर मुझे अयूब खान से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो के दून हुकूमत तक हुकूमत के कायम करदा राशन डिपुओं के बाहर लगी हुई कतारें याद आती हैं। चौक शहीदा के पास एक तंग सी गली में रफीक चचा का राशन डिपो था, जहां सरकार की तरफ से जारी करदा राशन कार्ड पर आटा और चीनी मिलती थी। मैं यादों के दरीचे वा करता हूं और तब का मवाजना आजकल की सूरत हाल से करता हूं तो मुझे अंदाजा होता है कि चचा रफीक के डिपो के सामने लगने वाली कतार में लगे हुए आटे और चीनी के उम्मीदवारों के चेहरों पर वो मायूसी, बेचारगी, झुंझलाहट और सिस्टम के खिलाफ वो जज्बात नहीं होते थे जो उन दिनों देखने में आ रहे। ना वहां धाक्कम पेल हो रही होती थी और ना ही खैंचा तानी या मार कटाई की नौबत आती थी। लोग सुकून से अपनी बारी का इंतजार करते थे। आहिस्ता आहिस्ता सारी कौम का मिजाज ही बदलता गया और फिर तो हद ही हो गई। गुज़श्ता चंद अशरों में सारी मुआशरती बानित ही बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी को इसका एहसास ही नहीं और हमारी लीडरशिप अवामी जज्बात में पैदा होने वाले इस गैज़ व गज़ब को कम करने के बजाय इसे मजीद हुआ देने और इस पर तेल डालने में मसरूफ है। इस मुआशरती तकसीम ने सियासी लीडरशिप को बतौर खानदान अपना नजात दहिंदा होने के तसव्वुर को जन्म दे दिया है और उनके पैरोकारों को ज़हनी गुलामों में तब्दील कर दिया है। मेरे मोरखा 8 जनवरी के कालम बउनवान में ये सिर्फ एक जिला की कहानी है, पर उसी रोज सुबह एक मेहरबान का फोन आ गया और वो कहने लगा कि क़िबला शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहरबानों कुरैशी के हिलामकाफ इंतखाब में एक यूनियन काउंसिल में असर रसूख रखने वाले अरब पत्ती साबिका फूड इंस्पेक्टर की जानिब से महकमा फूड में अपनी मर्जी की तैनाती के बारे में मेरी इत्तला गलत है और इस शख्सियत ने इस ज़िमनी इलेक्शन में कुरैशी खानदान के बजाय गिलानी खानदान की हिमायत की थी। मैंने अपने मेहरबान से अर्ज की कि मैंने कालम में लिखा है कि मैं तब मुल्क से बाहर था और मुझे ये इत्तला एक निहायत मोतबर दोस्त ने दी थी। ताहम मैंने अपने मेहरबान से वदा किया कि इस बारे में दोबारा कन्फर्म करूंगा। मैंने अपने इसी मोतबर दोस्त से दोबारा दरियाफ्त किया तो वही बात दुरुस्त निकली जो कालम में लिखी थी। फोन पर इस मेहरबान ने शाह महमूद कुरैशी की पारसाई की बात की, जिससे मैंने जुज़वी इत्तेफाक किया। ताहम जब इस मेहरबान ने पूरे कुरैशी खानदान की पारसाई की बात की तो मेरी अंदर ही अंदर हंसी निकल गई। मैंने अपने इस मेहरबान से कहा कि अगर इस पारसाई में नई नस्ल को भी शामिल किया जा रहा है तो मुझे इससे इख्तिलाफ है कि मैं इस शहर में रहता हूं और ज़बान खुल्क को निकार खुदा समझता हूं और चंद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस की बुनियाद पर इस दावे को रद्द करता हूं। मेरे गुज़श्ता कालम में एक पटवारी के रिकॉर्ड लेकर गायब हो जाने पर 2-4 मेहरबानों ने तफसील पूछी तो मुनासिब समझा कि फरदा दोस्तों को तफसील बताकर मुंह थकाने से कहीं बेहतर है कि इसे कालम में ही बयान कर दिया जाए ताकि मेरा और उनका वक्त बर्बाद ना हो। किस्सा इस इजमाल का यह है कि मुल्तान भी पाकिस्तान भर की तरह सियासी खड़पिंचों और पैदागीर सियासतदानों के हाथों यरगमाल बना हुआ है और हर पैदागीर पोस्ट पर सियासी जोर आवर अपने अपने बंदे की तैनाती करवा रहे हैं। इन तैनातियों के पीछे जो रम्स पोशीदा है इसका सबको इल्म है
और इस रम्स को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुल्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जो अभी ताज़ा MNA के ओहदे से फारिग हुई है और उसका बेटा पंजाब असेंबली टूटने पर अपनी MPA-शिप से फारिग हुआ है। मुल्तान की सिर्फ एक शख्सियत इस पर पूरा उतरती है कि इस फरागत शदा बेटे ने जोर लगाकर मुल्तान के मौजा मत्ती तुल का पटवारी अपनी मर्जी से लगवा लिया। इस तैनाती के पीछे कहानियों पर 4 हर्फ भेजी। दूसरी तरफ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब में होने वाली 50% से ज्यादा ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के पीछे पिछले कुछ अरसे से अपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 6 अरब रुपए की गतरबूद में मुलव्वस और 7 साल कैद के सजा याफ्ता अयाज खान नियाजी हैं, जो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के मुशीर, अब साबिका और खानेवाल से PTI के MPA के वालिद हैं और इस सारे खित्ते में होने वाली ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के इमाम हैं। उनके जरिए वजीर आला के मुशीर बनने वाले जहांजेब खाकवानी ने मोनस इलाही के जोर पर ताकतवर सियासी लीडर के फर्जंद की फरमाइश पर लगवाया हुआ पटवारी तब्दील करवा के अपनी मर्जी का पटवारी लगवा लिया। इन दोनों ताकतवरों में खींचा तानी से ब्यूरोक्रेसी परेशान थी। फी जमाना मेरिट के मुताबिक मोनस इलाही के बंदे को इस मिलुखले में फतह नसीब हुई। अब सूरत हाल ये है कि मौजा मत्ती तुल का पटवारी मोनस इलाही के बंदे का है, मगर तगड़े सियासतदान के बरखुरदार वाला फारिग शदा पटवारी अपने बस्ते समेत 1.5 महीने से गायब है और मखलूक खुदा खार हो रही है। इस पटवारी से रिकॉर्ड की वसूली की मुहिम में अब तक 3 असिस्टेंट कमिश्नर फारिग हो चुके हैं। मुमकिन है पंजाब असेंबली के टूटने के 22 पटवारी माबस्ता बरामद हो जाए। हुकूमत की बेबसी से अब हमारी जमहूरियत के हसन का अंदाजा लगा लें।